सरकार कह रही है फंड नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। तो सभी पेंशनधारियों के लिए मैं आज आप लोगों को बताएंगे कि ईपीएफ 95 पेंशन योजना के तहत जितने भी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, जब वो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं और कितने साल में कितना पैसा मिलता है। 10 साल आपने नौकरी की है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपने 20 साल नौकरी की है तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपने 25 साल नौकरी की है तो आप लोग को कितना पैसा मिलेगा। आज ईपीएफ 95 पेंशन को लेकर सबसे बड़ा झटका ये है कि पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद भी सिर्फ कुछ हज़ार रुपये पेंशन पर निर्भर रह जाते हैं। चाहे आपकी सैलरी 50,000 रुपये हो या फिर 1 लाख रुपये हो, लेकिन ईपीएफ 95 पेंशन की गणना आज भी अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही होती है। 25 से लेकर 30 साल की लंबी सेवा के बाद भी पेंशन मुश्किल से लेकर 6,000 रुपये लेकर 7,000 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। न्यूनतम पेंशन अब भी सिर्फ 1,000 रुपये है, जो बढ़ती हुई महंगाई में आपके लिए बहुत कम है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कितनी उम्र में आप लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ईपीएफ 95 पेंशन कर्मचारी से सीधा कोई भी योगदान नहीं हो जाता है, बल्कि नियोक्ता द्वारा दिए गए 12% ईपीएफ योगदान में से 8.33% हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सीमा लागू होती है। ईपीएफ में योगदान और पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन सीमा पर ही की जाती है। इसका मतलब ये है कि चाहे आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये हो या फिर 50,000 रुपये हो या फिर 1 लाख रुपये हो, ईपीएफ पेंशन में अधिकतम 15,000 रुपये के आधार पर ही माना जाएगा। इसी कारण अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी की ईपीएफ पेंशन में सीमित कम रह जाती है। अब में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त लाभ ये भी है कि यदि किसी कर्मचारी ने 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है तो उस पेंशन योगदान सेवा में 2 साल का बोनस जोड़कर गिना जाता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की वास्तविक सेवा 20 साल से अधिक है तो पेंशन गणना के हिसाब से 22 साल मानकर की जाएगी। यह नियम 25 से 30 या 35 साल की सेवा पर लागू होता है, जिसमें पेंशन की राशि थोड़ी बढ़ जाती है। अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग वेतन 15,000 रुपये है और ईपीएफ की अधिकतम सीमा जो भी है, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी की है तो उसकी पेंशन गणना इस प्रकार होगी। जैसे 15,000 गुणे बराबर 10 में भाग देते हैं तो 10 का भाग दे दिया मैंने, तो लगभग आपका हुआ है 2,142 रुपये प्रति माह। कितना हुआ है? 2,142 रुपये प्रति माह हुआ है। हालांकि यदि किसी कारण से गणना के बाद पेंशन 1,000 रुपये से ही कम आती है तो सरकार द्वारा तय न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। यह न्यूनतम पेंशन नियम 2014 से लागू है और 2026 तक ही इसमें कोई भी आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको समझा दिया कि 10 साल नौकरी करने पर कितना पैसा मिलता है। अब इसके बाद ये है कि यदि किसी कर्मचारी ने 20 साल की सेवा पूरी की है तो उसे कितना पैसा मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो उसे कितना पैसा मिलेगा। अतिरिक्त लाभ जोड़कर पेंशन योग सेवा 22 साल मानी जाती है। कितनी? 22 साल। अगर आपने 20 साल नौकरी की है तो आपका अतिरिक्त लाभ जोड़कर 22 साल मानी जाती है। तब पेंशन में 15,000 गुणे बराबर 22 का भाग देते हैं 70 में, तो लगभग आपका हुआ है ये आपका मतलब 4,714 रुपये प्रति माह हुआ है। यदि अतिरिक्त लाभ ना जोड़ा जाए तो सामान्य पेंशन गणना से यही करीब लगभग 4,285 रुपये प्रति माह होती है। लेकिन 20 साल से ऊपर से सेवा करने वाले को यह अतिरिक्त लाभ फायदा मिलता है। ठीक है, और जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है और जिसके हिसाब से पैसा आपका बन रहा है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको बात समझना है, यदि किसी कर्मचारी ने 30 साल की सेवा पूरी की है तो 2 साल का बोनस जोड़कर सेवा 32 साल मानी जाएगी। तब पेंशन बराबर 15 गुणे 32 का भाग देते हैं 70 साल तक। मतलब कोई भी कर्मचारी होता है वो 70 साल तक ही इसमें 70 साल के बाद ही रिटायरमेंट होता है। तो लगभग 6,875 रुपये प्रति माह होता है। तो इसे करीब 6,428 रुपये प्रति माह बताया जाता है। लेकिन अतिरिक्त सेवा का लाभ जोड़ने पर राशि थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया 30 साल वालों के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं जो 35 साल जिसने कर्मचारी की है। यदि किसी कर्मचारी ने 35 साल या उससे अधिक सेवा की है तो ईपीएफ 95 के तहत अधिकतम पेंशन के करीब पहुंच जाता है। इसमें व्यापारिक रूप से देखा जाए तो ऐसी स्थिति में मासिक पेंशन लगभग 7,000 से लेकर 7,500 रुपये के आसपास बनती है। ठीक है, वजह यह है कि आमतौर पर ईपीएफ 95 में अधिकतम पेंशन करीब 7,500 रुपये मानी जाती है। हालांकि यह आंकड़ा कानून में स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया है, बल्कि यह गणना निकाल कर आता है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपका 7,500 रुपये ही होगा, तो आपका 7,500 रुपये ही होना ही चाहिए। इसके बाद
इसके बाद ये है कि EPS 95 में उम्र की भी बड़ा रोल होता है। यदि कोई भी कर्मचारी 58 साल से पहले यानी 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेना शुरू करता है तो उसे 4% की कटौती झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे आमतौर पर अगर कोई भी कर्मचारी 55 साल की उम्र में पेंशन लेता है तो 3 साल की अर्ली पेंशन के कारण उसकी पेंशन में करीब 12% की कमी हो जाएगी। उसके कारण उलट यदि कोई भी कर्मचारी 58 साल के बाद भी पेंशन लेता है तो ऐसे में उसे 60 साल की उम्र तक इंतजार करता है तो उसे हर साल 4% के हिसाब से अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। ठीक है, यहाँ से बात। फिर उसके बाद ये है कि EPS 95 सिर्फ कर्मचारी तक सीमित नहीं बल्कि यह परिवार को भी सुरक्षा देता है। यदि पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को या फैमिली पेंशन मिलती है। बच्चों को एक निश्चित उम्र तक बाल पेंशन दी जाती है और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में माता पिता को पेंशन का अधिकार मिल सकता है। इसीलिए EPS 95 को लेकर एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मानी जाती है। इसके साथ अब आपको यहाँ पर यह बात समझना है। बात यह है, देखिए कि कैलकुलेशन कैसे इसमें होता है, कैलकुलेशन किस आधार पर होता है। यहाँ पर आपको ये भी बात समझना है। देखिए, कैलकुलेशन की पहली और सबसे अहम कड़ी ये होती है कि पेंशन योग्य वेतन EPS में आपकी पूरी बेसिक सैलरी नहीं ली जाती है। यहाँ से बात समझना है आपको, बल्कि रिटायरमेंट से पहले आखिरी 60 महीने यानी 5 साल की औसत बेसत सैलरी और महंगाई भत्ता लिया जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया है। फिर इसके बाद सरकार ने इसमें एक सीमा तय की रखी है जिसके अनुसार पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह ही माना जाता है। यहाँ से बात समझना आपको, कितना माना जाता है? 15,000 रुपये प्रति माह माना जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई भी असली बेसिक सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपये है या 50,000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा है, तब भी EPS पेंशन गणना के हिसाब से अगर मान ली जाए तो 15,000 रुपये के आधार पर ही मानी जाएगी। कितनी? 15,000 रुपये के हिसाब से ही आपकी सैलरी मानी जाएगी। इसी वजह से अधिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को भी इसमें अपेक्षाकृत कम पेंशन मिलती है। यहाँ से बात समझ ली, पहला ये समझ लिया है। अब दूसरा ये है कि कैलकुलेशन की दूसरी कड़ी यह है कि पेंशन योग्य सेवा। इसका मतलब यह है कि आप कुल कितने साल EPS के अंतर्गत योगदान दिया है। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से लेकर कम सेवा की है तो उससे मासिक पेंशन का अधिकार नहीं मिलता है। यदि सेवा अवधि में 6 महीने से ज़्यादा अतिरिक्त समय है तो उसे पूरा 1 साल के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नियम ये भी है कि यदि किसी कर्मचारी की कुल सेवा 20 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे 2 साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जाता है। यानी 20 साल की नौकरी करने पर पेंशन की गणना 22 साल 25 साल की नौकरी पर माना जाता है तो आपको 22 साल माना जाता है। और वहीं अगर 25 साल की नौकरी पर आपको 27 साल माना जाता है। और वहीं अगर आप 30 साल नौकरी करते हैं तो 30 साल नौकरी पर आपको 32 साल माना जाता है। तो यहाँ से बात समझना आपको, मतलब यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि 10 साल का कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-2 साल बढ़ाकर मानकर पेंशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ से बात समझ लिया आपने। फिर इसके बाद अब तीसरी बात यह है कि आखिरी कड़ी में फार्मूला ये है कि EPS पेंशन का आधिकारिक फार्मूला ये है कि पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा को 70 से भाग देना होता है। इसी फार्मूले से मासिक पेंशन महीने की पेंशन निकलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आमतौर यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योगदान वेतन 15,000 रुपये है और उसकी पेंशन योग्य सेवा 25 साल मानी जाती है तो सबसे पहले 15,000 को 25 से गुणा किया जाता है। ठीक है, जिससे उसका 3,75,000 की राशि आती है। इसके बाद इस रकम को 70 से भाग दिया जाता है तो महीने के हिसाब से लगभग 5,357 रुपये बनती है। यही तरीका है सेवा में अवधि लागू होता है। ठीक है, यदि किसी कर्मचारी की सेवा 20 साल है तो 2 साल की अतिरिक्त लाभ जोड़कर पेंशन योग्य सेवा 22 साल हो जाती है। तब कैलकुलेशन होगा 15,000 गुणे 22 बराबर 3,30,000 और इसे 70 से भाग देने पर पेंशन करीब 4,0714 रुपये प्रति महीने आती है। इसी तरीके से 30 साल की सेवा पर आप 2 साल जोड़कर कुल 32 साल मान ली जाते हैं तो 15,000 गुणे 32 बराबर 4,80,000 होता है।
और इसी को अगर हम 70 से भाग देने पर मासिक पेंशन करीब 6,857 रुपये निकल कर आती है। यही पूरा गणित पूरी तरह से नियमों पर आधारित है। इसमें किसी भी तरह से अनुमानित गणना नहीं होती है, ठीक है। और इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन, अधिकतम पेंशन, न्यूनतम भी लागू होता है। यदि फार्मूले से निकली पेंशन 1,000 रुपये से कम आती है तो सरकार द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये ही दी जाती है। वहीं अगर बहुत लंबी सेवा के बाद भी आमतौर पर EPF 95 7,000 से लेकर 7,500 रुपये के आसपास ही सीमित रहती है। अगर कर्मचारी 58 साल की से पहले पेंशन लेता है तो हर साल 4% की कटौती कर दी जाती है। और यदि 58 साल के बाद भी 60 तक इंतज़ार करता है तो उसे हर साल 4% की बढ़ोतरी मिलती है। इस तरह से EPF पेंशन की पूरी कैलकुलेशन पेंशन योग वेतन, पेंशन योग सेवा और तय फार्मूले पर आधारित होती है। इसी वजह से यह पहले से ही तय किया जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद लगभग कितनी पेंशन मिलेगी, सही जानकारी होने से कर्मचारी समय। तो आज का वीडियो इतना। वीडियो को लाइक करें और हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।